बच्चों, आज हम करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? देखिए, हमारे पास ये सेल है ना। ये जो बड़े वाली लाइन होती है ये एनोड को रिप्रेजेंट करती है और ये छोटे वाली लाइन कैथोड यानी नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने क्या किया, इस सेल से ये हमने एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया। ये जो हम प्रतिरोध हम जिसको कह रहे हैं, ये परिपथ में जुड़े हुए उन सभी को रिप्रेजेंट करेगा जो धारा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से मान लीजिए इसमें से आई धारा प्रवाहित हुई, तो यहाँ से आई धारा होते हुए इस तरह से पूरे परिपथ में प्रवाहित होगी। सेल का विद्युत वाहक बल मान लीजिए ये है, ई की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? ठीक है, तो देखो, जब हम किसी परिपथ में सेल जोड़ते हैं तो उसमें धारा बहने लगती है। तो उस धारा को लगातार बहाने में, लगातार धारा प्रवाहित करने में, आवेश प्रवाहित करने में सेल को कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक, तो इस तरह से एकांक आवेश को, जो परिभाषा जो हुई, परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अब मान लीजिए कि हमको परिपथ में Q आवेश प्रवाहित किया गया और Q आवेश प्रवाहित करने में कितना कार्य किया गया? W जूल, सेल द्वारा W जूल कार्य किया गया। तो मैं इधर आपको रफ करके बता रही हूँ, ये रफ कार्य है। देखिए, Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W, या दी गई ऊर्जा भी कह सकते हैं, दी गई ऊर्जा कहिए या किया गया कार्य। तो Q आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W/Q जूल प्रति कूलाम, क्योंकि आवेश अपोन में आ गया। और इस एक कूलाम यानी एकांक आवेश को प्रवाहित करने में ये जो ऊर्जा दी गई है, इस ऊर्जा को क्या कहेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल। तो यानी सेल का विद्युत वाहक बल E हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, यदि Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल, इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल E इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/Q।
और जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये हमारे पास विद्युत वाहक बल के लिए फॉर्मूला हो गया। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक जैसे हम देख पा रहे हैं E=W/Q, तो W का ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम। लेकिन जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट भी होता है। और विद्युत वाहक बल की दिशा सेल के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर होती है। ओके, टर्मिनल विभवांतर। अब हम टर्मिनल विभवांतर पढ़ते हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, विद्युत वाहक बल में ये सेल है और सेल से ये बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका विद्युत वाहक बल हम पढ़ चुके हैं। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब टर्मिनल विभवांतर क्या है, क्योंकि सेल को आवेश प्रवाहित करने में सेल के अंदर भी ऊर्जा देनी पड़ती है और सेल के बाहर भी ऊर्जा देनी पड़ती है। तो विद्युत वाहक बल की परिभाषा में हमने पढ़ा कि सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, सेल को छोड़कर बाकी जो बाह्य परिपथ है वहाँ बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर एक प्रतिरोध की बजाय एक से ज़्यादा प्रतिरोध हों, ये सेल हो गया, इसमें एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये विद्युत वाहक बल है इसका। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं, सेल को छोड़ के बाकी परिपथ में किसी भी दो बिंदुओं के बीच का जो यहाँ इन दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, मान लीजिए W1, यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित करने में W2, यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित करने में W3। तो यहाँ पर भी बात वही है कि सेल को छोड़ के बाह्य परिपथ में आप टर्मिनल विभवांतर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच ले सकते हैं। इन दो बिंदुओं के बीच भी ले सकते हैं, या इन दो बिंदुओं के बीच, या इन दो बिंदुओं के बीच, या इन दो बिंदुओं के बीच। तो सेल को छोड़कर बाह्य परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, सेल को छोड़कर बाह्य परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा उन दोनों या उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। और इसको हम V से प्रदर्शित करेंगे, इसे V से प्रदर्शित करते हैं।
इनमें विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में बस यही डिफरेंस है। विद्युत वाहक बल हम सेल के अंदर भी लेंगे, सेल सहित पूरे परिपथ में, और टर्मिनल विभवांतर जो है वो बाह्य परिपथ में लेंगे, सेल को छोड़कर बाकी। ओके बच्चों। आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? देखो सेल में क्या होता है, सेल में इस तरह से होता है, ये बर्तन होगा और इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड प्लेट होगी, ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, इस तरह से, एक पॉजिटिव होता है इसे एनोड कहते हैं और एक नेगेटिव होता है, और इसके अंदर विद्युत अपघट्य भरा रहता है, एक सॉल्यूशन होता है ना। तो क्या होता है कि परिपथ में जब हम इस सेल को परिपथ में जोड़ते हैं इस तरह से, तो सेल के बाहर धारा इस तरह से पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर प्रवाहित होती है, और सेल के अंदर धारा नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर चलती है, नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर। तो क्या होता है कि जैसे बाह्य तार, जो परिपथ का तार होता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है जिसे हम प्रतिरोध निकालते हैं, उसी तरह से सेल के अंदर भी जो इसका घोल होता है वो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, इसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इसलिए आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सेल के भीतर सेल के भीतर, बल्कि इसके लिखो आवेश, आवेश प्रवाह में लगने वाला अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो स्मॉल r का यानी आंतरिक प्रतिरोध, ये भी एक प्रतिरोध है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, ओम। इसका मात्रक ओम होता है। ठीक, इसको बस आप इस तरह से ध्यान रखें कि ये किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है। ये सेल की प्लेटों की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी अगर इनकी प्लेटों के बीच की दूरी सेल की ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। दूसरा, ये घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जितना ज़्यादा क्षेत्रफल प्लेटों का घोल में डूबा रहेगा, आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी जो घोल हम सेल के अंदर ले रहे हैं विद्युत अपघट्य, इसकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी आंतरिक प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, और चौथी बात यह कि विद्युत अपघट्य और प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर यह निर्भर करता है, कैसा हम विद्युत अपघट्य ले रहे हैं, जिसमें चालन अच्छे से होगा तो उसमें आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, जिसमें नहीं होगा अच्छे से वैद्युत चालन तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, प्लेटों का पदार्थ पर भी निर्भर करता है।